Hello and welcome everyone to another video lesson from the ICSE English series. Well, I am Adesh और English Guidance Mentor और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक के बारे में and the topic would be prepositions. So prepositions के सारे कॉन्सेप्ट्स को बनाएंगे crystal clear and without wasting much of your precious time, let's get started. तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन की बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस। वेल, मैं इतना तो उम्मीद रखता हूं कि आप सभी ने अगर मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला लेसन देखा है तो आप सभी को याद होगा कि प्रेपोजिशंस भी वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, राइट? तो देयर वर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें से प्रेपोजिशन भी एक है। अब देखो ये प्रेपोजिशन है क्या? ऑब्वियसली ये कोई वर्ड्स होने वाले हैं, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बेसिकली किसी सेंटेंस के जो कि डिस्क्राइब करते हैं रिलेशनशिप को। किसके बीच में रिलेशनशिप डिस्क्राइब करेंगे? बिटवीन अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो और दूसरे वर्ड्स के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं एक सेंटेंस में, राइट? अगर आप इवन देखोगे ना, इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आपको दिखता है यहाँ पर वर्ड आता है प्री एंड देन पोजिशन। सोच के देखो, प्री मीन्स बिफोर, है ना? पोजिशन बेसिकली ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो जनरली किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले प्लेस किए जाते हैं और उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। ये बात याद रखना, ओके? जैसे अभी एग्जांपल से हम चीजें समझते हैं तो याद रखो, प्रेपोजिशन हमें बेसिकली बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब करते हैं व्हेन इट कम्स टू अ सेंटेंस। जैसे प्रेपोजिशन हमें पोजिशन बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, राइट, विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, या फिर इनफैक्ट ये हमें लोकेशन या प्लेस बताते हैं, टाइम बताते हैं, कॉज बताते हैं, राइट? बहुत सारी चीजें बताते हैं और इन सभी को समझते हैं विद सम एग्जांपल्स नाउ। सो इफ आई लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल, इट सेज द बुक इज ऑन द टेबल। इफ यू लुक ओवर हियर, द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहां पर द बुक जो कि नाउन है उसका रिलेशनशिप बताया जा रहा है विद अनदर नाउन दैट इज टेबल, और ये बता रहा है कि इस बुक की पोजीशन क्या है, राइट? तो ओवर हियर ये जो वर्ड ऑन है ना, ये एक प्रेपोजिशन है बिकॉज ये प्रेपोजिशन ऑन बता रहा है द पोजीशन ऑफ द बुक विथ रिस्पेक्ट टू द टेबल। क्लियर? तो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रखी हुई है। क्लियर? तो यहां पर ये क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस द पोजीशन ऑफ द बुक। ठीक है? सिमिलरली इफ आई सी द सेकेंड एग्जाम्पल, इट सेज she is in the room. अब इमेजिन करो, if I say I am in the room, it means ये मेरी प्लेस बता रहा है, which place am I in, right? तो बेसिकली जो वर्ड in है ना, वो she यानी कि इस प्रोनाउन की लोकेशन या फिर प्लेस को बता रहा है with respect to the room, right? So she is in the room, okay? So यहाँ पर ये क्या बता रहा है? आप कह सकते हो प्लेस या फिर लोकेशन को। क्लियर? Fine. Next one. The cat is under the table. Look over here. The cat is under the table. The cat जो कि एक noun है उसका relationship बताया जा रहा है with respect to the another noun which is the table again. So over here ये बताया जा रहा है कि भाई cat की position क्या है when it comes to या location क्या है, right? Even ये भी बता सकते हो, तो आप कह सकते हो इसकी position क्या है, इसको बताया जा रहा है। ठीक है? Okay, next one we'll see. We went to the park. Now see, we went to the park. तो we pronoun का relationship with the park बताया जा रहा है कि हम पार्क के डायरेक्शन में गए, राइट? तो to यहां पर क्या बता रहा है? The direction. Clear? Similarly, the ball is between the shoes. तो imagine करो दो शूज के बीच में बॉल रखी हुई है, तो क्या बता रहा है कि बॉल की जो पोजीशन है शूज के रिस्पेक्ट में क्या है, राइट? तो यहां पर पोजीशन बता रहा है ये वर्ड बिटवीन, इसलिए बिटवीन बन जाएगा एक प्रेपोजिशन। तो ये क्या बता रहा है? अगेन द पोजीशन। क्लियर? नेक्स्ट वन, आई विल कॉल यू आफ्टर डिनर। तो आफ्टर डिनर मैं कॉल करूंगा, कब? डिनर के बाद। तो बेसिकली यहां पर आफ्टर जो है वो हमें क्या बता रहा है? अबाउट द टाइम फ्रेम जिसके बाद मैं कॉल करूंगा। सी, तो यहां पर आई और कॉल के बीच में हमको बताया जा रहा है रिलेशन कब होने वाला है? आफ्टर डिनर, राइट? तो आफ्टर बन जाता है हमारा यहां पर प्रेपोजिशन। तो ये जितने वर्ड दिख रहे हैं ना, हाईलाइटेड, ऑन, इन, अंडर, टू, बिटवीन, आफ्टर, ऑल ऑफ दीज आर द प्रेपोजिशंस। क्या कर रहे हैं ये वर्ड्स?
एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है विद द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। सो प्रेपोजिशंस के अब हम वेरियस टाइप्स को बहुत ही सिस्टमैटिकली समझने की कोशिश करेंगे एंड द फोर्थकमिंग स्लाइड्स विल एक्सप्लेन एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द प्रेपोजिशंस। सो आई होप यू आर रेडी फॉर इट। तो चलो बच्चों, अब हम शुरुआत करते हैं विद द वेरियस प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के साथ। तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन कौन से प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। हियर इज द लिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। तो प्रेपोजिशन की लिस्ट यहाँ पर है और इनका यूजेज कैसे करना है वो यहाँ पर मेंशन है और साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स हैं। चलो एक एक करके समझते हैं। बिगिनिंग विद द फर्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज ऑन। देखो ऑन का इस्तेमाल हमेशा किया जाता है फॉर द डेज ऑफ द वीक, जैसे ऐसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, राइट। सो इन दैट केस रिमेंबर इट इज यूज्ड ओनली फॉर द डेज ऑफ द वीक, जैसे राइट एग्जांपल्स यहां मेंशन ही है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन विच इज इन। देखो इन का इस्तेमाल कब करते हैं। इनका इस्तेमाल 3 तरीकों से किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल फर्स्टली किया जा सकता है टू एक्सप्रेस द मंथ्स और द सीजन्स। तो मंथ और सीजन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इन जून, अभी जून चल रहा है, इन जून, या फिर इन विंटर, इन समर, इन जुलाई, लेट्स से इन दिसंबर, ऑल ऑफ दीज आर गोइंग टू बी करेक्ट। सो मंथ्स एंड सीजन्स के लिए यू आर गोइंग टू यूज इन। एंड ऑल्सो फॉर ईयर ऑल्सो। तो देखो ईयर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इन द ईयर 2006 और इन 2022 और in 2025. We are currently in 2025. See, so in that case you are seeing year के लिए भी we use in. Next, इनका इस्तेमाल even किया जाता है after a certain period of time explain करने के लिए, ठीक है। जैसे if I say I'll be back in an hour, so in that case in जो है वो हमें बता रहा है कि एक certain period of time के फ्रेम में कोई एक्शन कैसे कंप्लीट होगा। Clear? So it also represents after a certain period of time. Next is at. अब देखो at का क्या मतलब है। at को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखो at हमेशा जब भी इस्तेमाल होगा ना, चाहे पोजीशन के लिए या फिर टाइम के लिए, रिमेंबर वो हमेशा एक स्पेसिफिक टाइम या स्पेसिफिक पोजीशन को एक्सप्रेस करेगा। जैसे if I say it is it is used for night, so I can say I am going to the, let's say, mall at night, or I am going to the movie at night, right? So at night आप इस्तेमाल कर सकते हो, at midnight भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। So both of that would be considered correct. Then उसके बाद आप weekend के लिए भी at का इस्तेमाल करते हो, like I am going for shopping at this weekend, right? So at the weekend, at का इस्तेमाल weekend के लिए किया जाएगा। Similarly, for a certain point of time के लिए भी आप at का इस्तेमाल कर सकते हो। I will go for the movie at 9:30, okay? So in that case, एक specific time को बताने के लिए, एक particular time को बताने के लिए हम at का इस्तेमाल करेंगे। Got it? Very well. Now moving on to the next one, which is since, and next one is for. देखो इन दोनों को साथ में समझते हैं। याद है ना, इनको हमने पहले भी कभी डिस्कस किया है। इनको हमने perfect tenses में इस्तेमाल किया गया था, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है टू टेल अस द एग्जैक्ट टाइम फ्रेज, राइट, कि भाई वो एक्शन कब से चल रहा है, राइट। चलो, सो इफ आई से सिंस का इस्तेमाल कहाँ करना है। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट का वो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए जब वहां से एक्शन स्टार्ट हुआ था, मतलब वो पॉइंट ऑफ टाइम जब एक्शन इनिशिएट हुआ था उसको हम सिंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द शॉप हैज बीन in the market since 1980. So if I say since 1980 यानी कि since 1980 से वो शॉप वहां पर स्टैब्लिश की गई थी और आज तक है, ठीक है। तो जो इवेंट था वो पास्ट में हो चुका है जब वो इवेंट वहां उस पॉइंट ऑफ टाइम में इनिशिएट हुआ था और अभी भी है। क्लियर? सिमिलरली इफ आई गो फॉर द नेक्स्ट प्रेपोजिशन विच इज फॉर, तो देखो सिंस के केस में हमने क्या देखा था, वो बताता है एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट जब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था या कोई भी चीज एस्टैब्लिश हुई थी, राइट। बट फॉर का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन और इवेंट। सो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये पूरा ड्यूरेशन बताएगा, राइट, पास्ट का वो इवेंट जो अभी तक चल रहा है। सो जैसे अगर मैं बोलूं फॉर 2 years, like for example I say I have been living in Bangalore for last 2 years, so in that case for 2 years बता रहा है टाइम ड्यूरेशन, जब से पास्ट से लेकर अब तक मैंने कितना समय जो है बैंगलोर में स्पेंड किया है। सो इन दैट केस यू सी फॉर 2 years, तो फॉर का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन, और सिंस का इस्तेमाल तब किया जाता है बताने के लिए कि वो एक्शन या वो इवेंट कब स्टार्ट हुआ था,
at that specific point of time in the past. Clear? Very well done. Now moving on to another preposition which is before. देखो before का इस्तेमाल कब करते हैं? Before बताता है a time period that is earlier than another certain point of time, यानी कि किसी point of time से पहले का समय बताने के लिए हम before का इस्तेमाल करते हैं, राइट? एग्जाम्पल देखो, before 2004 लाइफ हैड बीन इजी बिफोर 2004. सो मतलब 2004 से पहले लाइफ बहुत इजी हुआ करती थी. यू सी ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स आई एम गिविंग यू. ओके, सो अब देखते हैं टू और टिल का इस्तेमाल. देखो इंटरचेंजेबली किया जा सकता है. किस लिए किया जा सकता है? इट इज यूज्ड टू मार्क द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम. तो किसी भी पीरियड के बिगिनिंग और एंडिंग को मार्क करने के लिए हम यहाँ पर टू और टिल का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे फ्रॉम मंडे, द ऑफिस टाइम, यू नो, ऑफिस operates from Monday to Friday, या फिर from Monday till Friday, right? So यहाँ पर देख लो टू और टिल का इस्तेमाल बता रहा है किसी इवेंट या फिर कोई भी चीज के एक्शन के एंडिंग पीरियड को मार्क करने के लिए. क्लियर? नेक्स्ट इज टिल और अनटिल. देखो टिल और अनटिल का इस्तेमाल कब करते हैं? टिल और अनटिल भी इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं इन द सेंस ऑफ हाउ लॉन्ग कोई चीज लास्ट करेगी. ठीक है, सो हाउ लॉन्ग समथिंग इज गोइंग टू लास्ट, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे एग्जांपल देखो, ही इज ऑन हॉलीडे टिल फ्राइडे, राइट? मतलब उसका फ्राइडे, उसका जो हॉलीडे पीरियड है वो फ्राइडे तक चलेगा. या फिर ही इज ऑन हॉलीडे अंटिल फ्राइडे. तो देखो टिल और अंटिल में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो टू मार्क द पीरियड कि कोई चीज कितने लंबे समय तक लास्ट करेगी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज बाय. देखो बाय का इस्तेमाल कब करते हैं? बाय का इस्तेमाल किया जाता है फर्स्टली इन द सेंस ऑफ द लेटेस्ट. मतलब अगर मैं बोलूं आई विल बी बैक बाय 6 o'clock, मतलब मैं मैक्सिमम 6 बजे तक घर आ जाऊंगा. क्लियर? और अगर मैं बोलूं अप टू अ सर्टेन टाइम के लिए भी आप बाय का इस्तेमाल करते हो, मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक. जैसे बाय 11 o'clock आई हैड रेड 5 pages, यानी कि 11 बजने तक मैं 5 पेज पढ़ चुका हूंगा, राइट? सो ये समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर बाय का इस्तेमाल हमने किया है लेटेस्ट बताने के लिए कि भाई कोई चीज इतने टाइम तक हो चुकी होगी, या फिर सर्टेन टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसा मैंने कि आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाया. अब बारी है अपने इन कॉन्सेप्ट्स को. आई होप आपको प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम समझ में आ गए होंगे. अब इन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कि आपके कितने अच्छे से क्लियर हुए हैं, वील डू एन एक्सरसाइज. सो कमिंग अप नेक्स्ट ऑन स्क्रीन वुड बी एन एक्सरसाइज टू चेक आवर प्रोग्रेस. So बच्चों, it's practice time and we have on screen an exercise that says fill in the blanks with suitable prepositions of time. तो suitable prepositions of time को हमें correctly fill करना है इन fill in the blanks में, and I would need your help. So हम साथ मिलके इस exercise को करेंगे solve. So beginning with the very first question, it says my friend called me dash midnight to wish me on my birthday. Now come on tell me, यहाँ पर हमें क्या लगाना चाहिए? यहाँ बात हो रही है dash midnight की. midnight से पहले हमें कौन सा preposition लगाना है? नाइट या मिडनाइट के लिए हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते थे बच्चों? एग्जैक्टली, यू गेस्ड इट राइट, वी आर गोइंग टू यूज एट. सो वी वुड से माय फ्रेंड कॉल्ड मी एट मिडनाइट टू विश मी ऑन माय बर्थडे. नेक्स्ट, द स्कूल विल रीओपन डैश मंडे. द स्कूल विल रीओपन डेज ऑफ द वीक के लिए मंडे से पहले क्या लगाते हैं? ऑन. एग्जैक्टली, सो द स्कूल विल रीओपन ऑन मंडे. We usually go out to play dash the evening when it is not that hot. So dash the evening, time of the day के लिए भी हम इस्तेमाल क्या करते हैं? In का. So we usually go out to play in the evening when it is not that hot. The awards will be distributed dash the end of the function. Function के end पर distribution होना है awards का, यानी कि we are going to talk about that specific point of time, इसलिए हम at लगाएंगे. So the awards will be distributed at the end of the function. Next one. The fair will be dash 3 January until 10th of January. The fair will be from, right? तो starting point from से होगा और ending point to से या फिर till से होगा. My flight is dash 6 p.m. tomorrow. Flight is at 6 p.m. tomorrow because specific time चाहिए ना. 6 p.m. एक specific time है जिसपे flight जो है वो take off करेगी, right? We have been in this locality dash 5 years now. We have been in this locality. ड्यूरेशन बताने के लिए कौन सा preposition यूज करते थे? Since या for? For. So we have been in this locality for 5 years now. And the last one. The project has to be completed dash 2 years now. Has to be completed. Okay? So हम क्या लगाएंगे? Within या फिर by भी चलेगा. The project has to be completed by 2 years now.
or within 2 years now. Both would be considered correct. So I hope the very first exercise based on the prepositions of time and the concepts of prepositions of time आपके clear हुए होंगे. तो बच्चों coming up next are the prepositions of places. Now let us see कि भाई place को describe करने के लिए हम कौन कौन से prepositions use कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इनका usage सही माना जाएगा. Beginning with the very first preposition which is in. देखो इनका इस्तेमाल हम डिफरेंट सिचुएशंस में कर सकते हैं. इनका इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर एनी रूम, बिल्डिंग, स्ट्रीट, टाउन या कंट्री को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे इन द स्टडी रूम और इन द डाइनिंग रूम और इन बड़ौदा विच इज अ सिटी, इन इंडिया, इन अमेरिका, राइट, इन एनी पर्टिकुलर स्ट्रीट नाम दे सकते हो, राइट. सो इनका इस्तेमाल इन सभी जगहों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इनफैक्ट आप इनका इस्तेमाल बुक, पेपर एंड सो ऑन जैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए भी कर सकते हो. सो इन द बुक, राइट. देन उसके बाद कार एंड टैक्सी के अंदर आप जाते हो, सो इन अ कार, इन अ टैक्सी आप इस्तेमाल कर सकते हो. पिक्चर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वर्ल्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे इन द पिक्चर, इन द वर्ल्ड, राइट. इनका इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज एट का इस्तेमाल कब होता है. देखो एट का इस्तेमाल होता है फर्स्टली मीनिंग नेक्स्ट टू या फिर वेरी क्लोज टू एन ऑब्जेक्ट, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल एट द डोर, दैट मीन्स द अदर पर्सन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द डोर, और एट द स्टेशन. क्लियर. देन उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉर टेबल्स के लिए मैं इस्तेमाल करते हैं. देखो एट का इस्तेमाल हमेशा किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए स्पेसिफिक प्लेस के लिए किया जाएगा. जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर टेबल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स एट द टेबल. या फिर फॉर इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे एट द पार्टी, एट द बर्थडे पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट एंड सो ऑन. प्लेसेस के लिए जहां पर कोई टिपिकल काम करने जाते हो, जैसे पढ़ने जाते हो, काम करने जाते हो, राइट, या फिल्म देखने जाते हो, तो आप इस्तेमाल कर सकते हो एट द सिनेमा हॉल, एट द थिएटर, एट स्कूल, एट वर्क. ऑल ऑफ दीज जहां पर आप टिपिकली वही काम करने जाते हो जिसके लिए वो जगह बनाई गई है, आप एट का इस्तेमाल करोगे. नेक्स्ट ऑन का इस्तेमाल देखो कहाँ कहाँ होता है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्लेन कि पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या सरफेस से अटैच्ड हो. जैसे द पिक्चर ऑन द वॉल, देखो पिक्चर जो है वो वॉल के ऊपर अटैच्ड है. अटैचमेंट शो करने के लिए आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हो. बीइंग ऑन अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है उसके लिए भी, जैसे द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, राइट. सिमिलरली किसी डायरेक्शन या साइड को बताने के लिए लेफ्ट या राइट में, जैसे ऑन द लेफ्ट, टेक अ टर्न ऑन द लेफ्ट, टेक अ टर्न ऑन द राइट, राइट. देन उसके बाद for a floor in a house or a building, for example on the first floor, on the second floor, on the 8th floor, on the ground floor, right. For television and radio के लिए भी आप कोई देख सकते हो, I am watching a series on a television, or I am listening to songs on the radio, right. So यहाँ पर on television, on the radio would be considered correct. Then आते हैं कुछ ऐसे words जैसे by, next to या फिर beside. सबका मतलब होता है just left or right of something, right. So left or right of somebody or something is going to be explained by these words like by, next to या फिर beside. देखो यहाँ पर Jia is standing next to her car, next to the car, beside the car या फिर by the car. That means the car is in the center and Ria is standing either left to it or right to it. So it is also explaining the direction where she is standing. ठीक है. Next one, that is under. अब देखो अंडर का इस्तेमाल कैसे करते हैं. अंडर का इस्तेमाल होता है टू रिप्रेजेंट समथिंग जो कि ग्राउंड के ऊपर है, यानी कि ग्राउंड को टच तो कर रहा है बट किसी चीज से नीचे है, किसी दूसरी चीज से नीचे है, राइट. सो या फिर किसी दूसरी चीज से कवर्ड भी हो सकती है. जैसे अगर मैं बोल रहा हूं द कैट इज अंडर द टेबल, दैट मीन्स कैट जो है वो ग्राउंड के ऊपर ही है, राइट, और टेबल के नीचे है, राइट. सो कोई चीज अगर ग्राउंड से टच कर रही है बट किसी बड़ी ऑब्जेक्ट की नीचे आ रही है, या तो उससे कवर्ड हो जा रही है या फिर उससे नीचे आ रही है, देन उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अंडर का. जैसे द बैग इज अंडर द टेबल, या फिर मैं बोल सकता हूँ द की इज अंडर द कार्पेट. तो देख रहे हो की जो होगा वो ग्राउंड से तो टच कर रहा होगा, राइट, क्योंकि कार्पेट जमीन पे टच करता है, राइट, और कार्पेट से कवर्ड है, राइट. इन दैट केस ऑल्सो अंडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. और बिलो का इस्तेमाल कब करते हैं. देखो अंडर और बिलो दोनों ही सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं ना, बट बिलो का इस्तेमाल तब होता है जब आप कोई दूसरी चीज से तो लोअर हो बट ग्राउंड के ऊपर ही हो, राइट. मतलब ग्राउंड के आप टच नहीं कर रहे हो, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहोगे. क्लियर. सो अगर कोई चीज बिलो बोली जा रही है दैट मीन्स वो चीज ग्राउंड को एकदम इमीडिएटली टच नहीं कर रही है, राइट, ग्राउंड से ऊपर मानी जा रही है बट किसी और चीज से वो नीचे है. जैसे द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड. सो बिलो द क्लाउड बता रहा है कि भाई प्लेन की पोजीशन ग्राउंड से टच नहीं कर रही है बट वो क्लाउड के नीचे है, राइट. तो इन दैट केस द प्लेन इज जस्ट बिलो द क्लाउड वुड बी कंसिडर्ड करेक्ट. अंडर द क्लाउड नहीं कहेंगे हम, राइट, क्योंकि अंडर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है अगर प्लेन टच कर रहा होता जमीन को,
राइट, और वो किसी शेड के नीचे होता, तब हम कह सकते थे द प्लेन इज अंडर द शेड। क्लियर। नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस का इस्तेमाल देखो कब होता है, अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है टू गेटिंग टू द अदर साइड। ऑल्सो हम ओवर का इस्तेमाल भी करते हैं जब हम किसी अदर साइड पे जाना चाहते हैं। जैसे इफ आई से वॉक अक्रॉस द ब्रिज, यानी कि ब्रिज के एक हिस्से से दूसरे छोर पर, यानी कि एक छोर से दूसरे छोर पर चले जाओ। वॉक अक्रॉस द ब्रिज, राइट, लेफ्ट से राइट साइड चले जाओ। या स्विम अक्रॉस द लेक, यानी कि मतलब लेक के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाओ स्विम करके। दैट इज वाई वी विल यूज अक्रॉस। तो अक्रॉस का इस्तेमाल किया जाता है टू कम फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड और फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर। क्लियर। लास्टली हमारे पास कुछ और प्रेपोजिशन बचे हैं विच आर ओवर एंड अबव। तो देखो जैसे हमने अंडर और बिलो देखा था, अब हम ओवर एंड अबव देखते हैं। तो देखो ओवर का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कोई चीज दूसरी चीज से या तो कवर्ड हो। जैसे पुट अ जैकेट ओवर योर शर्ट, मतलब अपनी शर्ट के ऊपर एक जैकेट और डाल लो, तो इसका मतलब तुम्हारी शर्ट जो है वो जैकेट से कवर हो जाएगी पूरी तरह। ओवर का इस्तेमाल तब कर सकते हो। मोर देन एक्सप्लेन करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ओवर का, जैसे ओवर 16 years of age। सो यू नो टीनेजर्स over 16 years of age are allowed in the auditorium, right? In that case you can say जो लोग 16 years of age या उससे ज्यादा के हैं, right? More than। then उसके बाद getting to the other side also, याद रखो मैंने बताया था ना अक्रॉस के अलावा आप ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप कह सकते हो जैसे वॉक ओवर द ब्रिज, वॉक अक्रॉस द ब्रिज भी हो सकता है, ओवर द ब्रिज भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट इज आप ओवरकम एन ऑब्स्टिकल को एक्सप्लेन करने के लिए, कोई ऑब्स्टिकल या कोई बाधा थी, कोई बीच में कोई प्रॉब्लम थी, उसको ओवरकम करने के लिए भी आप ओवर का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे इफ आई से क्लाइंब ओवर द वॉल, तो वॉल जो है वो बीच में क्या है, एक बैरियर है, एक ऑब्स्टिकल है जिसको हम क्रॉस करेंगे, राइट, इसलिए हम ओवर का इस्तेमाल यहां करेंगे, क्लाइंब ओवर द वॉल। क्लियर। टू ओवरकम एन ऑब्स्टिकल। क्लियर। नेक्स्ट इज अबव। देखो अबव का इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो अबव का इस्तेमाल देखो कैसे होता है, इट्स समथिंग विच इज हायर देन समथिंग एल्स बट नॉट डायरेक्टली ओवर इट। मतलब ऐसे मान के चलो कोई चीज जो दूसरे से ऊपर तो है बट उसको पूरी तरह से ढक नहीं रही है। क्लियर। उसकी डायरेक्टली ओवर नहीं आ रही है। क्लियर। जैसे अगर आप देख रहे हो एक प्लेन जा रहा है बिल्डिंग्स के ऊपर से, राइट, तो बिल्डिंग्स के वो ऊपर तो है लेकिन डायरेक्टली ओवर नहीं है बिल्डिंग की, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, राइट, राइट, एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि वो उसकी ऊपर है, राइट। तो इसका मतलब यहां पर देखो अ पाथ अबव द लेक या एरोप्लेन ओवर द बिल्डिंग्स, राइट, अबव द बिल्डिंग्स, राइट। सो पाथ अबव द लेक हो गया, द एरोप्लेन अबव द बिल्डिंग्स, ऑल ऑफ दोज कुड बी कंसिडर्ड करेक्ट आंसर्स, राइट। तो उसमें आप अबव का इस्तेमाल कर सकते हो। होपफुली आपको ये जो मैंने वेरियस प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस बताए हैं इनकी आपको यूजेज की आइडिया लग गया होगा। नाउ इट इज टाइम टू स्ट्रेंथन आवर कॉन्सेप्ट्स थ्रू सम एक्सरसाइज नाउ। तो बच्चों इट्स प्रैक्टिस टाइम and here we have another exercise on the screen that says fill in the blanks with the suitable prepositions of place. So again ये exercise जो है हम साथ मिलके solve करने वाले हैं। Come on. So the very first sentence says don't roam around, sit dash your desk. Sit at your desk, right? Specific place. अपनी desk पर जाकर बैठो। So sit at your desk would be the right one. Next one. We will meet my friends dash Delhi. कहाँ पर मिलेंगे अपने फ्रेंड से हम? In Delhi. Clear? Next. The aeroplane is flying dash high-rise buildings. Okay? So, aeroplane is flying above high-rising buildings, right? क्योंकि वो भाई जो भी प्लेन जा रहा है वो बिल्डिंग से टच तो करते हुए नहीं जाएगा ना, ओवर नहीं लगा सकते हैं, राइट। सो हम कहेंगे above high-rising buildings. My aunt works dash a software company in Chennai. My aunt works in a software company in Chennai. There should be a bridge dash the river. There should be a bridge over the river so that you can get across, right? So, over. For the time being, you can keep the suitcase dash the bed. You can say under the bed. You can use beside the bed. You can use next to the bed. All would be considered correct. Clear? Good. Hang the painting on the wall, dash the clock. Hang the painting on the wall, dash the clock. Clock के ऊपर टांगना है ना, above the clock हो सकता है, right? और below the clock भी हो सकता है. Clear? Good. The books are neatly arranged, dash the table. The books are neatly arranged
ऑन द टेबल। क्लियर? सो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। आई होप ये सारे क्वेश्चंस के सही जवाब आपने मेरे साथ मिलकर दिए होंगे। वेल नाउ अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशंस की ओर। तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर हैं द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। सो कुछ ऐसे प्रीपोजिशन जो मूवमेंट और डायरेक्शन एक्सप्रेस करते हैं, उनमें आते हैं सबसे पहले द वर्ड अक्रॉस। ये एक प्रीपोजिशन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस द मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ समथिंग, जिसकी कोई क्लियर लिमिट हो, राइट? जैसे अगर ब्रिज है तो ब्रिज का एक साइड होगा और दूसरा साइड भी होगा, उसका एक लिमिट है, राइट? क्योंकि ब्रिज की एक डेफिनेट लेंथ होगी, तो उसके एक साइड से दूसरे साइड जाने के लिए आप अक्रॉस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट गेटिंग टू द अदर साइड इसका एक लिटरल मीनिंग है। जैसे उत्तम रोड द बोट अक्रॉस द रिवर, तो एक रिवर के एक साइड से दूसरे साइड तक बोट को पहुंचाया है किसने? उत्तम ने, ठीक है? बोट रोइंग की है उसने। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है थ्रू। थ्रू भी देखो इस्तेमाल किया जाता है वन एंड से दूसरे साइड की तरफ जाने के लिए, राइट? सो वन एंड और साइड ऑफ समथिंग टू द अदर साइड जाने के लिए थ्रू का इस्तेमाल अक्रॉस की जगह किया जा सकता है। जैसे द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो, तो बर्गलर जो है वो विंडो से अंदर आया, राइट? तो विंडो के बाहर से एक एंड से दूसरे एंड यानी कि अंदर की तरफ आ गया, राइट? तो अगेन आप थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज टू का इस्तेमाल कब करते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि बताने के लिए कि हम उस तरफ जा रहे हैं, राइट? उस डायरेक्शन में। आई विल बी गोइंग टू जयपुर दिस ईयर इफ आई से, तो मतलब मैं जयपुर जा रहा हूं। डायरेक्शन इट इज एक्सप्लेनिंग, राइट? देन वी हैव इज फ्रॉम। फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है इन द सेंस ऑफ वेयर फ्रॉम, कहां से कोई चीज आई है। जैसे इफ आई से अ फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, फ्लावर कहां से? फ्रॉम द गार्डन। देखो तो फ्रॉम बताता है कि कोई चीज कहां से आई गई है या लाई गई है, राइट? नेक्स्ट इज इनटू। इनटू का इस्तेमाल किया जाता है टू शो अ मूवमेंट। देखो मूवमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं टुवर्ड द इनसाइड और द मिडल ऑफ समथिंग, तो किसी भी चीज के इनसाइड जाने के लिए या किसी के बीचों बीच जाने के लिए आप इनटू का इस्तेमाल कर सकते हो अगर मूवमेंट हो रहा है तो। एक्शन हैज टू हैपन, ओके? एंड अबाउट टू बी, और जब जाएगा ना तो वो या तो उस चीज से समा जाएगा, कंटेन हो जाएगा, एनक्लोज हो जाएगा, या फिर सराउंड हो जाएगा, ओके? तो मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है किसी चीज के अंदर या बीच की तरफ, कि जैसे ही वो उसके अंदर जाएगा तो वो उसकी तरफ, उसकी चारों, मतलब वो जो है उस चीज से चारों तरफ से घिर जाएगा, ओके? जैसे शैल वी गो इनटू द क्लासरूम, तो देयर इज अ मूवमेंट। अगर मैं एक रूम के अंदर जा रहा हूँ या क्लासरूम के अंदर जा रहा हूँ, आई एम मूविंग इनसाइड, एक्शन इनटू द रूम होगा, एंड आफ्टर दैट मैं क्लासरूम की वॉल से क्या होगा? सराउंडेड हो जाऊंगा या एनक्लोज हो जाऊंगा। क्लियर? नेक्स्ट इज टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का इस्तेमाल होता है टू शो द डायरेक्शन, बट हम उस डायरेक्शन में डायरेक्टली जा नहीं रहे हैं, ओके? मतलब हम बता रहे हैं कि उस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं बट नॉट एग्जैक्टली टू दैट प्लेस। जैसे गो 5 स्टेप्स टुवर्ड्स द हाउस, तो घर के तरफ 5 कदम बढ़ाओ, की तरफ, राइट? नॉट एग्जैक्टली घर में ही जाना है तुमको, घर की तरफ 5 कदम बढ़ाने हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज ऑन टू। ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है अगेन फॉर मूवमेंट। देखो इन टू ऑन टू दोनों का इस्तेमाल मूवमेंट के लिए होता है। इन टू अंदर जाने के लिए, ऑन टू किसी भी सर्फेस के ऊपर आने के लिए। तो मूवमेंट टू द टॉप ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल जंप ऑन टू द टेबल, देखो टेबल के ऊपर जंप मारो, ठीक है? नेक्स्ट इज अलोंग। देखो अलोंग का इस्तेमाल कब करते हैं? अलोंग का इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी लाइन में किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं मतलब एक लाइन में किसी की चीज की साइड्स को फॉलो किया जा रहा है अगर, जो कि काफी लंबी थी, उसके लिए हम अलोंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रीज आर प्लांटेड अलोंग द साइड्स ऑफ द रोड, तो रोड की जो लेंथ जा रही है ना, उसकी जो साइड्स है उनके साथ हम पैरेलली जा रहे हैं, तो उसको हम अलोंग का प्रपोजिशन लगा के यूज करते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको यूजेज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन एंड मूवमेंट क्लियर हुए होंगे। एंड नाउ इट इज टाइम टू प्रैक्टिस दीज कॉन्सेप्ट्स थ्रू सम एक्सरसाइज। So बच्चों next we have on screen is an exercise that says fill in the blanks with suitable prepositions of direction. चलो, so पहला स्टेटमेंट हमारे लिए क्या कह रहा है? देखो, the mouse scampered dash the kitchen and the cat followed. Scampered मतलब होता है क्विकली मूव करके भाग जाना, राइट? So the mouse quickly scampered, आप कह सकते हो, dash the kitchen into the kitchen, right? वेरी गुड। तो यहां पर आना चाहिए इनटू द किचन। द माउस रैन इनटू द किचन। जब भी कोई मूवमेंट के थ्रू कोई चीज किसी के अंदर जा रही है तो हम इनटू लगाएंगे, राइट? ओके, बट अगर कोई चीज स्टिल रखी हुई है किसी चीज के अंदर तो हम उसको इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इफ आई से द फ्रिज इज केप्ट और द रेफ्रिजरेटर इज केप्ट इन द किचन, राइट? क्योंकि फ्रिज अपनी जगह पर ही मौजूद है, बट अगर कोई चीज मूवमेंट होता है किसी और रूम के अंदर तो हम इनटू लगाएंगे। द कुकीज आर डैश द न्यू स्टोर इन आवर लोकेलिटी।
द कुकीज आर फ्रॉम द न्यू स्टोर इन अवर लोकेलिटी। वो बता रहा है कि भाई कहां से बिलोंग करती है, वेयर फ्रॉम। द स्टॉर्म इज मूविंग डैश अटलांटिक ओशन। स्टॉर्म कहां मूव कर रहा है, अटलांटिक ओशन की तरफ, राइट। तो हम लगाएंगे यहां पर towards, that means showing in the direction of. The monkey jumped dash the tree. The monkey jumped onto the tree, है ना, कूद के कहां जाना है, उसके सरफेस के ऊपर, ट्री के ऊपर। Could you get my book dash the shelf? Could you get my book from the shelf? It suddenly became dark as the train went dash the tunnel. In the, yeah, into the tunnel, right? So into बता रहा है movement of the train inside the tunnel. I saw the procession moving dash the stadium. तो मैंने procession को stadium की तरफ जाते हुए देखा, यानी कि towards, ठीक है। वेरी वेल डन। सो आई होप आप सभी ने आसानी से इन सभी क्वेश्चंस को मेरे साथ फिल कर लिए होंगे एंड आप सभी के जवाब सही भी आए होंगे। अब बारी है कुछ ऐसे प्रेपोजिशंस को डील करने की जिनमें अक्सर आप सभी यानी कि सभी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं उनके यूजेज को लेकर। तो चलो बच्चों, अब हम देखते हैं द करेक्ट यूजेज ऑफ सम प्रेपोजिशन जिनको लेकर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बिगिनिंग विद द वेरी फर्स्ट सेट ऑफ प्रेपोजिशन जिनमें आते हैं द प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम लाइक सिंस, फ्रॉम एंड फॉर। देखो, सिंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी भी एक्शन के होने के इनिशियल टाइम को, यानी कि जब वो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ था, उसको रेफर कर रहे हैं। So it is used to indicate a point of time in the past when an action occurred or started. So जैसे मैं बोल रहा हूं धीरज हैज बीन ऑन लीव सिंस लास्ट मंथ, यानी कि वो लीव का जो पीरियड है स्टार्ट हुआ था लास्ट मंथ में। तो एग्जैक्ट लास्ट मंथ जो बता रहा है वो पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है पास्ट का जब ये एक्शन हुआ था लीव पे जाने का। क्लियर? नेक्स्ट, इफ आई से द नेक्स्ट वन विच इज फ्रॉम, तो फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है टू डिनोट एनी एक्शन जो कि आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ऑफ नहीं और आना चाहिए। जैसे धीरज वेंट ऑन लीव फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, ये तो पास्ट का हो गया कि धीरज जो था वो फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर से छुट्टी पर चला गया। या फिर आप कह सकते हो धीरज इज गोइंग ऑन लीव फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर, या धीरज विल गो ऑन लीव फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर। इन ऑल ऑफ दीज केसेस, चाहे पास्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो या फ्यूचर, उन सभी के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल किया जा सकता है टू एक्सप्रेस कि वो इवेंट कब शुरू होगा या हो रहा था या हुआ था या फिर होगा। क्लियर? उसके लिए अगर आपने पास्ट के लिए ही इस्तेमाल करना है तो आप सिंस का इस्तेमाल करोगे, बट अगर पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर किसी के लिए भी इस्तेमाल करना है यू कैन यूज फ्रॉम। ऑल्सो फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था सिर्फ ड्यूरेशन के लिए किया जाता है कि कोई एक्शन कितने लंबे समय तक चला। क्लियर? तो इट इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग एन एक्शन हैज अकर्ड। जैसे धीरज हैज बीन ऑन लीव फॉर मोर देन 2 वीक्स। वो जो लीव का जो पीरियड था धीरज का वो कितने दिन तक चला, मोर देन 2 वीक्स। क्लियर? तो यहाँ पर इसलिए हम इसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट ड्यूरेशन बता रहा है वो एक्शन कितनी लंबे समय चला। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारे सेट ऑफ प्रेपोजिशन हैं दे आर लाइक बिटवीन एंड अमंग। देखो, बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो चीजों के बीच में किसी चीज को रेफर करने का, राइट। सो यूजुअली यूज्ड विद रेफरेंस टू 2 people और थिंग। जैसे मैं अगर बोलूं द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस या बिटवीन द 2 boxes, तो इसका मतलब बिटवीन अगर आ रहा है ना तो लॉजिकली हमें सोच लेना है कि वहां पर 2 चीजें रखी होंगी जिसके बीच में वो चीज है। क्लियर? सो इवन इफ आई से द रेस्टोरेंट इज बिटवीन द बैंक एंड द पोस्ट ऑफिस, तो देखो बैंक और पोस्ट ऑफिस 2 चीजें हैं जिनके बीच में आ रहा है हमारा रेस्टोरेंट। क्लियर? तो बिटवीन का इस्तेमाल कब होता है? जब 2 चीजों को रेफर किया जा रहा है, 2 चीजों के बीच में। बट अगर 2 से ज्यादा चीजें हुई तो हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे अमंग। सो यूजुअली यूज्ड विद रेफरेंस टू मोर देन 2 people और थिंग्स एंड दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स ऑल्सो। जैसे अगर मैं बोलूं शी डिवाइडेड द केक अमंग चिल्ड्रन, यानी कि चिल्ड्रन का जो नंबर था वो ज्यादा था, 2 से ज्यादा थे, इसीलिए चिल्ड्रन के बीच में जो केक बांटा गया उसके लिए हम बिटवीन नहीं कहेंगे। The cake was not distributed between the children. The cake was distributed among the children because children were more than 2. Clear? Okay. Next हमारे पास आते हैं preposition like of and OFF वाला ऑफ। अभी देखते हैं, पहले तो हम नॉर्मल ऑफ को देखते हैं। ऑफ का इस्तेमाल अलग अलग रेफरेंस में किया जा सकता है, जैसे ओरिजिन बताने के लिए, जैसे ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन बताने के लिए कि ही इज ऑफ इंडियन ओरिजिन मतलब वो इंडियन ओरिजिन का है, राइट, इंडिया को बिलोंग करता है। कॉज बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर मतलब कैंसर से उसकी मौत हुई, तो कॉज बता रहा है ये। सिमिलरली मटेरियल भी, द स्कार्फ इज मेड
ऑफ सिल्क, तो बता रहा है भाई वो जो स्कार्फ है वो सिल्क से बना है, मटेरियल को बता रहा है, ऑफ का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग, हम कह सकते हैं दैट इज द कार ऑफ माई ब्रदर, दैट इज द कार ऑफ माई ब्रदर, मतलब बिलोंगिंग बता रहा है ये कार मेरे ब्रदर को बिलोंग करती है। कनेक्शन बताने के लिए भी ऑफ लगा सकते हैं, ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, भाई ये मेरा दोस्त है, तो कनेक्शन डेवलप या रिलेशन बताने के लिए भी आप ऑफ का इस्तेमाल लगा सकते हो। एंड लास्टली क्वालिटी बताने के लिए भी, मतलब इट वॉज अ मोमेंट ऑफ जॉय, जैसे हम कहना चाहते हैं कि वो एक जॉयफुल मोमेंट था, राइट, तो इट इज अ मोमेंट ऑफ जॉय, यानी कि क्वालिटी बताने के लिए वो जो मोमेंट था वो जॉय का मोमेंट था, वो क्वालिटी क्या थी उसकी, इट वॉज अ जॉयफुल मोमेंट। क्लियर? ओके। बट अगर मैं बात करूं ऑफ की, ओ डबल एफ वाले ऑफ की, तो देखो इसका इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट तरीकों से, जैसे फ्रॉम बताने के लिए, या फिर किसी चीज जो अवे है उसको बताने के लिए, नॉट ऑन, या फिर मतलब जिसका मतलब होता है रिमूव्ड, नॉट ऑन मतलब इन टर्म्स ऑफ रिमूव्ड, जैसे टेक ऑफ योर शूज, मतलब यू शुड नॉट कीप योर शूज ऑन, उसको निकाल दो, राइट, रिमूव कर दो, उसके लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं ओ डबल एफ। और एट अ डिस्टेंस के लिए, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, द डॉग जम्प्ड ऑफ द टेबल, यानी कि द डॉग जम्प्ड फ्रॉम द टेबल, टेबल के सरफेस से नीचे कूद गया। द प्लेन रोज ऑफ द ग्राउंड, यानी कि प्लेन जो है वो ग्राउंड से अवे जा रहा है, ऑफ द ग्राउंड, उसने उड़ान भर ली है अवे फ्रॉम द ग्राउंड। द हाउस इज 2 किलोमीटर ऑफ द मेन रोड, डिस्टेंस बता रहा है कि भाई जो घर है वो मेन रोड से 2 किलोमीटर दूर है, राइट, ऑफ। प्लीज टेक योर शूज ऑफ, राइट, इस केस में देखो हम रिमूव कर रहे हैं शूज को, या नॉट ऑन बता रहे हैं, ओके, डोंट पुट ऑन योर शूज, राइट, इन दैट केस। एंड द फैन इज ऑफ बता रहा है कि टेम्पररीली आपका जो फैन है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है, बंद है अभी। क्लियर? ओके, सो आपने देखा ऑफ एंड ओ डबल एफ वाले ऑफ का यूसेज। देन वी मूव ऑन टू द लास्ट सेट ऑफ प्रीपोजिशन जिनमें कंफ्यूजन होता है, दैट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखो बिसाइड का इस्तेमाल कब करेंगे, बिसाइड का कब करेंगे। बिसाइड मतलब नेक्स्ट टू समथिंग और एट द साइड ऑफ समथिंग, सो मीन्स बाय द साइड ऑफ और इवन इररेलेवेंट टू, जैसे द हॉलीडे रिजॉर्ट इज बिसाइड अ ब्यूटीफुल बीच, तो देखो जो हॉलीडे रिजॉर्ट है वो बीच के बगल में है। क्लियर? बट अगर मैं बिसाइड्स का इस्तेमाल करता हूं तो बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है टू मीन इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा। ओके, सो इन एडिशन टू या अपार्ट फ्रॉम या एज वेल एज बताने के लिए, मतलब ये चीज तो है ही है, इसके अलावा क्या, राइट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक बिसाइड्स इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश के अलावा तुम कौन कौन सी भाषाएं बोल सकते हो। सो इन दैट केस बिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्लेन समथिंग बियॉन्ड व्हाट, मतलब बियॉन्ड आप कह सकते हो, या फिर अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन टू समथिंग। क्लियर? ओके, तो ये थे हमारे कुछ कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस एंड नाउ इट इज टाइम कि हम अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स को अब वापस से समराइज करें विद सम एक्सरसाइजेस। बच्चों बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, उससे पहले एक सेट ऑफ प्रीपोजिशन और रह गया था जहां पर कंफ्यूजन होता है, इन एंड ऑन और इनटू एंड ऑन टू। देखो इनका क्या मतलब है। इन एंड ऑन बताया जाता है पर्टिकुलर चीजों को रेफर करने के लिए जो कि रेस्टिंग स्टेट में है। ओके, सो अगर कोई चीज रेस्टिंग स्टेट में है, अपनी जगह पर फिक्स है, उसके लिए हम इन और ऑन का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर कोई चीज मूवमेंट शो कर रही है, ओके, तो उसके लिए हम इनटू और ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। देखना कैसे। जैसे इन और ऑन का इस्तेमाल किया जाता है, मैंने बताया पोजीशन बताने के लिए उन चीजों की जो रेस्ट पे है, राइट, जो चीज रखी हुई है। माई क्लोथ्स आर इन माई सूटकेस, देखो क्लोथ्स जो है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है इनसाइड द सूटकेस, इसका मतलब वी वुड से इन। बट अगर मैं बोलूं द न्यूज़पेपर इज ऑन द कॉफी टेबल, मतलब न्यूज़पेपर कॉफी टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो ऑन हो गया, अपनी जगह पर ही फिक्स्ड है। बट अगर इनटू ऑन टू की बात की जाए तो देखो इनटू का इस्तेमाल किया जाता है टू शो द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ही डाइव्ड इनटू द वाटर, यानी कि बाहर से उसने जंप मार के डाइव किया, किसमें, वाटर के अंदर मूवमेंट हो रहा है, देखो, राइट। सिमिलरली ऑन टू का इस्तेमाल किया जाता है टू शो द मूवमेंट और टू अ प्लेस और पोजिशन, जैसे मूव द बुक्स ऑन टू द थर्ड शेल्फ, यानी कि बुक्स उठा के थर्ड शेल्फ पर रख दो, तो मूवमेंट हो रहा है ना, इसलिए आप इसका इस्तेमाल करोगे ऑन टू का। सो थिंग्स एट रेस्ट के लिए यूज इन एंड ऑन, एंड थिंग्स जहां पर मूवमेंट हो रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज इन टू एंड ऑन टू। नाउ फाइनली वील मूव ऑन टू सम एक्सरसाइज नाउ। तो बच्चों हियर इज एन एक्सरसाइज दैट सेज choose the correct preposition from the help box and insert them correctly in these sentences. Okay, so आपको यहाँ पर help box में कुछ preposition दे रखे हैं और जिनको आपको correctly place करना है इन sentences में as required. Beginning with the first one. Wendy has been on vacation 2 weeks now. So Wendy has been on vacation for 2 weeks now. तो हमने यहाँ पर for का देखो इस्तेमाल कर लिया है. Clear? Next one देखते हैं.
यूजुअली आई ट्रेवल बाय मेट्रो, राइट? आई ट्रेवल मेट्रो तो नहीं होगा ना, आई ट्रेवल बाय मेट्रो, तो देखो बाय का इस्तेमाल हमने कर लिया. बट टुडे आई वेंट माय फ्रेंड्स का, सो बट टुडे आई वेंट इन माय फ्रेंड्स कार. क्लियर? नेक्स्ट वन. The frog hopped the frog hopped the pool. The frog hopped into the pool. तो देखो हमने in और into दोनों का इस्तेमाल कर लिया है, in and into. Clear? Next देखते हैं. We haven't met dash Christmas since Christmas, right? तो यहां पर since इधर आना चाहिए. Okay? The rabbit dived dash its burrow into its burrow, right? तो देखो हम यहां पर इंटू का इस्तेमाल फिर से कर लिए हैं, राइट? टेक द कैट माई टेबल. टेक द कैट ऑफ माई टेबल. मेरी टेबल के सर्फेसेस को हटाओ. द 6 शॉपकीपर्स टॉक्ड देमसेल्व्स. टॉक्ड बिटवीन या अमंग? अमंग देमसेल्व्स, बिकॉज दे आर मोर देन 2 people, राइट? हमने ऑफ का इस्तेमाल भी कर लिया और अमंग का भी. द कार्ड्स वर made dash recycled paper and crafted hand. Come on. So the cards were made of recycled paper, right, and crafted by hand. तो यहां पर of and by का इस्तेमाल हो रहा. Clear? तो आई होप नाउ ये एक्सरसाइज भी आप सभी ने बहुत आसानी से सॉल्व कर ली होगी मेरे साथ. अब बचते हैं हमारे पास एक आखिरी एक्सरसाइज, जिसके साथ हमारा आज का सेशन होता है खत्म. तो बच्चों, नाउ वी हैव ऑन स्क्रीन आवर लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस सेशन. सो द एक्सरसाइज इज फिल इन द blanks or complete the sentences with appropriate prepositions. Beginning with the very first one. Ajay is arriving dash February 11 dash 2 o'clock dash the morning. So February 11 डेट बता रहा है, एग्जैक्ट मंथ बता रहा है, तो हम लगाएंगे on February 11th, right? Dash 2 o'clock एग्जैक्ट टाइम बता रहा है, तो क्या लगेगा? At 2 o'clock. Dash the morning in the morning. Clear? Next देखते हैं. Savita jumped dash the swimming pool to save the puppy. Jumped into the swimming pool, right? चलो देखते हैं अगला वाला. We are learning about the Mughals dash our history class dash school. In our history class, right? Very well done. And at school. क्योंकि जब भी हम स्कूल में जो काम करने के लिए बनाया गया स्कूल, क्या किस काम के लिए बनाया गया? पढ़ने के लिए, राइट? अगर वही करने जाते हैं तो इसके लिए हम उसके लिए at लगाएंगे. It rains in India dash the months of June and July. We always go out and play dash the puddles dash rainy days. Come on, try this. It always rains in India during the months of June and July. We always go out and play in the puddles. Puddles जानते हो ना? Small pool of water जो कि रेनी सीजन में बन जाते हैं ना, जगह जगह पर गड्ढों में पानी भर जाता है जब. Dash rainy days on rainy days. Mitali is leaving dash Friday dash noon on Friday at noon. Savita started working for her father dash 1995. Started working for her father in 1995. अगर आप कंफ्यूज हो कि हमने यहाँ पर सिंस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो एक्शन अभी कंटिन्यू नहीं हो रहा है. ऐसा नहीं बताया गया है कि सविता हैज बीन वर्किंग फॉर हर फादर सिंस 1995. हैज बीन नहीं है, अभी भी चल नहीं रहा है, राइट? बल्कि ये बताया जा रहा है कि पास्ट में सविता ने वो एक्शन कब स्टार्ट किया था. तो सविता स्टार्टेड वर्किंग फॉर हर फादर इन 1995. सो आई होप ये एक्सरसाइज भी विदाउट एनी डाउट आप सभी से बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी. तो बच्चों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का लेसन ऑन द प्रेपोजिशंस. आई होप प्रेपोजिशंस के सभी कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए हैं इस एंटायर वीडियो में आप सभी को क्लियर हुए होंगे. एंड और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने हैं अगर प्रेपोजिशन के कॉन्सेप्ट, तो और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करनी होगी. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आ रही है इस सीरीज़ की वीडियो तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड अंटिल वी मीट अगेन इन अवर वीडियोज़, take care of yourselves, keep learning, keep growing, and keep watching ICSE English series for classes 6, 7, 8 only at Learner Hub.